हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जहां से आपको हर एक एग्ज़ाम में यहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम देते हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम देते हो, चाहे आप टीजीटी पीएचडी या किसी भी एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर से एक प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। तो आइए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले दोस्तों वह किसके विषय में पढ़ने वाले हैं, तो सीएजी के विषय में पढ़ने वाले दोस्तों। सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका जिक्र जो है आर्टिकल 148 में किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 148 में आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में बताया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, और इसका जिक्र 148 अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, ये जो सीएजी होती है इसका क्या काम होता है, इसके विषय में आइए देखते हैं। दोस्तों, जो ये सीएजी है भारत सरकार तथा संघ सरकार के आय व्यय के लेखों तथा ब्यौरों को नियंत्रित तथा निरीक्षण करने के लिए नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो साधारण सा शब्दों में आए, इसे आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका काम जो होता है कि भारतीय सरकार तथा संघ सरकार के जो आय व्यय होते हैं, ठीक है, उनके लेखों का ब्यौरा, ठीक है, किस प्रकार से कौन सा जो धन है कहाँ पे जा रहा है, किस तरह से खर्च हुआ, इसका जो है नियंत्रण और निरीक्षण जो काम करने का होता है, यह सीएजी करती है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई ऑफिस है, उस ऑफिस में पैसे कहाँ से आए, किस पैसे ये पैसा जो आया, इस पैसे का किस प्रकार से खर्च हुआ, तो इसी चीज़ का जो लेखा जोखा होता है, मान लीजिए सीएजी इस प्रकार से करती है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों कि इस सीएजी की योग्यता क्या होती है। तो सीएजी की योग्यता के विषय में दोस्तों संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो सीएजी की योग्यता के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि सीएजी के योग्यता के बारे में जो है संविधान में क्या प्रावधान किया गया है या किस आर्टिकल के तहत इनके विषय में योग्यता के विषय में बताया गया है, तो कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इनके योग्यता के बारे में संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है। दोस्तों फिर भी देखिए, यहाँ पे बताया गया कि सीएजी किस तरह से लोग बन सकते हैं, सीएजी के पद पर कैसे नियुक्त हो सकते हैं। तो कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो तथा प्रशासन का अनुभव एवं विशिष्ट दक्षता रखता हो, सीएजी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो और प्रशासन का अनुभव रखता हो, जो कि विशेष दक्षता हो, यानी कि बहुत उसे अच्छी तरीके से जानकारी हो प्रशासन के विषय में, वह सीएजी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति किस प्रकार से करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, जब भी राष्ट्रपति किसी की भी नियुक्ति करते हैं तो वह केवल अपने आप नहीं करते हैं, हमेशा उसमें जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर ही करते हैं। तो मान लीजिए ये एक प्रकार से मंत्रिपरिषद जिसको चाहेगी उसी को यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या प्रश्न बनेगा, तो यहाँ पे प्रश्न ये बनेगा कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, किसकी सलाह पे, मंत्रिपरिषद की सलाह पे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इनकी नियुक्ति के विषय में बताया गया है कि इनकी नियुक्ति के संदर्भ में वारंट यानी कि अधिपत्र जारी करते हैं। तो कौन जारी करते हैं दोस्तों, तो ये अधिपत्र जो है राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं इनकी नियुक्ति के विषय में। किसके, तो सीएजी की नियुक्ति के विषय में दोस्तों। ठीक है, सीएजी की नियुक्ति के विषय में जो है कि राष्ट्रपति वारंट या अधिपत्र जारी करते हैं। याद रखिएगा, सीएजी के विषय में ये प्रश्न यहाँ से बनेगा कि वारंट अधिपत्र किसके विषय में जारी किया जाता है। ठीक है, सीएजी के विषय में, पीएम के विषय में, राष्ट्रपति के विषय में। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में आपके यदि सीएजी है तो सीएजी आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो वारंट है किसको किसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है 3 लोगों को वारंट जारी किया जाता है उनकी नियुक्ति के संबंध में। वारंट वो गिरफ्तार करने वाला वारंट नहीं है, उनकी नियुक्ति के संबंध में अधिपत्र जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 3 लोगों को, वही कौन कौन से हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके संबंध में भी राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं, यानी कि अधिपत्र जारी करते हैं। और राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनके संबंध में भी
जो है राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। और सीएजी के विषय में तो ये 3 लोग हैं दोस्तों, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों, राज्यों के राज्यपाल और सीएजी के नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति क्या करते हैं, अधिपत्र यानी कि वारंट जारी करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि सीएजी की जो है नियुक्ति के बाद इनको शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ के विषय में क्या प्रावधान है, तो सीएजी को जो शपथ है ये राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं दोस्तों। कौन, राष्ट्रपति दिलाते हैं। सीएजी अनुसूची 3 के तहत शपथ लेते हैं। याद रखिएगा, सीएजी को जो है शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और इनको किस अनुसूची के तहत, तो अनुसूची 3 के तहत इनको शपथ दिलाई जाती है। और शपथ क्या होती है, ये शपथ जो लेते हैं संविधान के प्रति निष्ठा की ये शपथ लेते हैं। कौन, सीएजी महोदय, ठीक है। जिस प्रकार से आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इनका कार्यकाल जो है, तो इनकी कार्यकाल के बारे में क्या संविधान में प्रावधान है। तो सीएजी के कार्यकाल के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, इनकी, ठीक है, योग्यता और इनकी कार्यकाल के विषय में संविधान में कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसके विषय में, सीएजी के विषय में। इनके फिर भी इनके कार्यकाल के विषय में कोई तो कोई प्रावधान होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया कि संसद इनके कार्यकाल का निर्धारण करती है। जो संसद होती है दोस्तों, ये इनकी कार्यकाल का क्या करती है, निर्धारण करती है। जो 6 वर्ष या 65 वर्ष इनमें से जो पहले पूरा हो जाए, यानी कि जो संसद है इनके कार्यकाल का निर्धारण करती है 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो जाए। या तो यदि कम उम्र के हैं, ठीक है, तो वह पूरा जो है 6 वर्ष करेंगे, या तो हो सकता है कि इनका उम्र जो है 64 साल हो चुका हो, तो वो 6 वर्ष नहीं बल्कि केवल 65 वर्ष तक ही रहेंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई जो पहले हो जाए, पूरा हो जाए, ठीक है। अब इनको कैसे हटाया जा सकता है सीएजी को दोस्तों, तो सीएजी को देखिए हटाने के लिए क्या प्रावधान है। तो सीएजी को पद से हटाने की प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो इनको हटाने के लिए दोस्तों, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है अनुच्छेद 124(4) के तहत, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार से ठीक सीएजी को भी हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरह से हटाया जाता है, अनुच्छेद 124(4) के तहत हटाया जाता है। सीएजी को संसद के दोनों सदनों के जो है समक्ष समावेदन पर ही साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को संसद के दोनों सदनों में साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर उनको हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सीएजी को भी संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है साबित कदाचार, यानी कदाचार जो है साबित हो जाए, और यदि असमर्थता वह जताते हैं, ठीक है, इस पद के लिए, तो भी हटाया जा सकता है उन्हें, ठीक है। देखिए, इनके विषय में अब वेतन की बात की गई है यहाँ पे। तो अब जब इनके वेतन के विषय में बात की गई है, तो इनके वेतन के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न बनते हैं, अक्सर प्रश्न बनते हैं कि पीएम का वेतन कितना है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो सीएजी का वेतन यदि पूछ दे सीएजी का वेतन कितना है, तो ऑप्शन दे दे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, या इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन में ही इनमें से कोई नहीं कि हटाकर दे दे कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो याद रखिएगा, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। सीएजी का वेतन जो है भारत की जो संसद है यह तय करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो सीएजी का वेतन होता है यह भारत की संसद तय करती है हमेशा कि कितना वेतन होना चाहिए सीएजी का। सीएजी को उनके पद पर रहते उनके वेतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो उनके लिए हानिकारक हो। तो याद रखिएगा, जब सीएजी अपने पद पे हैं तो उनके वेतन में कोई कटौती वगैरह या कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उनको कोई हानि पहुंचे। सीएजी का वेतन संचित निधि पर भारित होता है। संचित निधि आप लोग जानते हैं कि संचित निधि क्या होती है, भारत की संचित निधि, ये आप पता होना चाहिए। नहीं पता है तो संचित निधि के विषय में भी अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। सीएजी का वेतन जो है संचित निधि पर आधारित होता है, और इस निधि पर मतदान नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जो इनका वेतन है संचित निधि, भारत की जो संचित निधि उस पर भारित होता है, और इनके जो कह सकते हैं वेतन, जो यह निधि होती है संचित निधि, इस पर कोई भी मतदान नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। सीएजी रिटायरमेंट के बाद किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा, सीएजी यदि अभी रिटायरमेंट हो जाते हैं तो वह सोचे कि कोई उनको पद मिल जाए, या किसी प्रकार से वह किसी पद पे के लिए अप्लाई करें तो उनको कोई भी पद
नहीं दिया जा सकता है। संविधान में इनके विषय में ये एकदम साफ साफ बताया गया कि सीएजी को जो है रिटायरमेंट के बाद उनको कोई भी लाभ का पद नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे आप देखिए इनके कार्य के विषय में बताया गया है कि ये जो कार्य करेंगे कि किस प्रकार का इनका कार्य होगा, क्या क्या कार्य होगा। तो याद रखिए इनके कार्य के विषय में जो उल्लेख किया गया है संविधान में अनुच्छेद 149 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 149 के तहत सीएजी के कार्य के विषय में बताया गया है। सीएजी के जो कार्य होते हैं मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। ठीक है, 3 तरह के कार्य होते हैं। ठीक है, तो पहला कार्य हम लोग देखते हैं। सीएजी के कार्य को समझने के लिए दोस्तों हमें 2 बातों को जानना होगा। पहला जो है कि यदि सीएजी का कार्य हम देखना चाहें तो उनके जो है 2 बातों को हमको समझना पड़ेगा। पहला देखिए क्या दिया गया है, लेखांकन जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। दूसरा क्या है, लेखा परीक्षण। ठीक है, तो लेखांकन और लेखा परीक्षण इन 2 बातों को समझेंगे तभी हम उनके कार्य को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले लेखांकन क्या होता है और लेखा परीक्षण क्या होता है। देखिए दोस्तों, लेखांकन जो है यानी कि अकाउंटिंग जो है, इसका मतलब होता है कि जो भी पैसा दिया जाता है उसका हिसाब किताब लेखांकन कहलाता है। यानी कि अकाउंटिंग जो होती है, लेखांकन जो होता है, मान लीजिए आप जो किसी को कोई पैसा देते हैं, मान लीजिए हमारे कंपनी में कोई पैसा दिया या कहीं से पैसा कोई भी पैसा आया, उसका हिसाब किताब रखना। ठीक है, जो अकाउंटेंट लोग होते हैं हिसाब किताब रखते हैं, उसी को लेखांकन कहा जाता है। उनके कार्य को लेखांकन कहा जाता है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति उसका हिसाब किताब, पैसे का हिसाब किताब रखेगा, उसका वह कार्य लेखांकन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग कहलाएगा। अब देखते हैं कि लेखा परीक्षण क्या होता है। देखिए बहुत थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है लेखांकन और लेखा परीक्षण में। लेखा परीक्षण जो होता है दोस्तों, यह जो होता है जो पैसे का वह हिसाब किताब कर रहे हैं, जो पैसा आया है उसी के विषय में यहाँ बताया कि जो भी पैसा दिया जाता है, ठीक है, जो भी पैसा दिया जाता है वह उसी के लिए और सही तरीके से खर्च हुआ कि नहीं, इसकी जांच लेखा परीक्षण कर कहलाता है। यानी कि जो भी पैसा किसी भी चीज़ के लिए दिया गया, ठीक है, जो भी पैसा किसी चीज़ के लिए दिया गया, वह पैसा क्या सही तरीके से खर्च किया गया है। सही तरीके से खर्च के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जिसके लिए दिया गया है उसी में वह खर्च हुआ है कि या किसी और चीज़ में भी उसको खर्च कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये लेखा परीक्षण कहलाती है। यानी एक प्रकार से उसका परीक्षण किया जाता है कि आपको जो पैसा दिया गया, आपने उस पैसे का किस प्रकार से और कहाँ खर्च किया। ये होता है एक ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिटिंग अक्सर आपने सुना होगा कि ऑडिट है, ठीक है, ऑडिट हो रही है इस कंपनी का, या बैंकों में भी ऑडिट होती है। ठीक है, आप देखते होंगे, या किसी की कंपनी होगी या कोई संस्था होगी तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर भी ऑडिट होता है कि जो भी पैसा आया आपके पास, आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है, किस तरह से खर्च किया है। ठीक है, और लेखांकन क्या होता है, लेखांकन का मतलब होता है कि हिसाब किताब। हमने पैसा दिया, आपने पैसा लिया, खर्च किया, ठीक है, कितना बचा, कितना भी बाकी है, ये हिसाब किताब होता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया, ठीक है, सीएजी का कार्य, ये दोनों उसके कार्य हो गए। फिर यहाँ पे देखिए ये पहला, ठीक है, 3 कार्य होते हैं, तो ये पहले कार्य के अंतर्गत उसका हो गया अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत और बताया गया है कि भारत का सीएजी जो है 1950 से 1976 तक स्वयं लेखांकन एवं लेखा परीक्षण का कार्य करता रहा। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य जो है दोस्तों, सीएजी जो है 1950 से लेकर 1976 तक स्वयं करता रहा। हालांकि ये दोनों कार्य अलग अलग हैं, हिसाब किताब रखना और जो पैसा दिया गया वह किस प्रकार से खर्च हुआ, कहाँ खर्च किया, जांच करने वाला, ये सब चीज़ें अलग अलग है। लेकिन जो सीएजी है 1950 से लेकर 1976 तक दोनों कार्य स्वयं करता था। 1976 के बाद यह मांग उठी कि लेखांकन एवं लेखा परीक्षण का कार्य अलग अलग लोग करें, लेकिन राज्य की सरकारों ने मना कर दिया। दोस्तों 1976 के बाद एक मांग उठी, ठीक है, हमारे देश में यह मांग उठी कि लेखांकन और लेखा परीक्षण का यानी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का जो काम है इसको अलग अलग कर दिया जाए। लेकिन जो कुछ राज्यों की ऐसी सरकारें थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो कार्य हम इस तरह से अलग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह से अलग अलग जब होगा तो हमें अलग से अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे, उसके लिए अलग से पैसा खर्च होगा। इस तरह से सरकारी अपना ये रीजन बताकर उसे क्या कर दिए, मना कर दिए कि नहीं, इस तरह से अलग नहीं होगा। अपना अपना उन्होंने रीजन दिया।
आगे आप देखते हैं कि भारत सरकार का लेखांकन का कार्य किसी और को सौंप दिया गया। इसके बाद जो है कि जो भारत का लेखांकन का कार्य था, ठीक है, भारत सरकार का, ठीक है, भारत का सरकार का लेखांकन का कार्य वह किसी और को सौंप दिया गया, मतलब कोई और करेगा, ठीक है, कोई और संस्था या कोई और, ठीक है, वह करेगी। लेकिन राज्यों के लिए अभी भी दोनों कार्य सीएजी ही करती है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से राज्य सरकारों ने मना कर दिया कि हमारा जो लेखांकन और जो है आपका अकाउंटिंग का जो कार्य है, ठीक है, इन दोनों कार्य को जो है लेखांकन जो हो गया और ऑडिटिंग जो हो गया है, ये दोनों कार्य जो है हमारे जो है सीएजी ही करेंगे। इसलिए उनके कार्य को सीएजी अभी भी कर रही है, लेकिन भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कोई और करता है, ठीक है, और आपके जो ऑडिटिंग का कार्य है या कोई लेखा परीक्षण का कार्य कोई और करता है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये लेखा जो होता है, लेखांकन का काम होता है, इसमें एक होता है कि अब एक प्रारूप, ठीक है, एक प्रारूप बनाया जाता है कि लेखांकन का जो काम होगा उसका एक प्रारूप होना चाहिए। तो क्या किस प्रकार से वह प्रारूप होना चाहिए, किस प्रकार से हम हिसाब किताब रखेंगे कि खर्च हुआ क्या, तो इसके विषय में दोस्तों देखिए दूसरा काम इनका यही होता है सीएजी का कि लेखा का प्रारूप, ठीक है, लेखा का प्रारूप क्या होना, उसकी उनकी इसमें क्या भूमिका होती है। तो पहले यहाँ पे लेखा का प्रारूप को देखेंगे तो इसके विषय में अनुच्छेद 150 के तहत बताया गया है। लेखा का प्रारूप कैसा होना चाहिए, अनुच्छेद 150 के तहत सीएजी बताता है। यानी कि जो लेखांकन का काम किया जाएगा, लेखा परीक्षण का काम किया जाएगा, इस प्रकार का ड्राफ्ट जो होगा, ठीक है, ड्राफ्ट और यानी कि प्रारूप ये किस प्रकार का होना चाहिए, ये जो है सीएजी ही बताते हैं, ठीक है, सीएजी ही इस पे अपना प्रारूप तय करते हैं। सीएजी के प्रस्ताव पर लेखा का निर्धारण जो है राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि प्रारूप तो वो बताते हैं, इसका निर्धारण जो है राष्ट्रपति करते हैं और यह प्रस्ताव जो है सीएजी ही देती है, ठीक है। आगे आप देखते हैं कि रिपोर्ट सौंपना तीसरा काम होता है सीएजी का, ठीक है, तीन कार्य थे, ठीक है, तीन कार्य थे, दो कार्य हमने देख लिया, तीसरा कार्य जो है कि रिपोर्ट सौंपना। अब किस प्रकार का रिपोर्ट वो सौंपेगी, तो रिपोर्ट सौंपने के बाद जो है अनुच्छेद 151 में बताई गई है, ठीक है, 151 में बताई गई है। इसके तहत सीएजी अपने रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, जिसे राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं। तो क्या खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, कौन सा चीज़ कहाँ पे खर्च हुआ, इन सब चीज़ों का रिपोर्ट जो है बनाकर जो सीएजी होती है यह राष्ट्रपति को देती है और राष्ट्रपति महोदय जो हैं इसे संसद में रखवाते हैं और इस पे जो है चर्चाएं होती हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो सीएजी होती है, सीएजी के साथ साथ हमें एक लोक लेखा समिति, अब इसका जिक्र दोस्तों, हालांकि ये तो है आपका संसद का पार्ट, ठीक है, यह लोकसभा का पार्ट हो जाता है, ठीक है, सदन का पार्ट हो जाता है कि उसके अंतर्गत ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसकी चर्चा इसलिए की गई कि सीएजी जो है दोस्तों, यहाँ पे उसका एक काम आता है और वह काम क्या है आइए देखते हैं। लोक लेखा समिति, ये दोस्तों संसद की एक समिति है, इसका जिक्र यहाँ पे नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका इसमें इन्वॉल्वेशन होता है, इसलिए यहाँ पे करना पड़ रहा है। लोक लेखा समिति, जिसे इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप देखते होंगे पीएससी कहा जाए, पीएससी नहीं पीएससी है, याद रखिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी। कभी कभी तो आपको फुल फॉर्म इसको सही करने के लिए आ जाएगा, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होता है, ठीक है, पीएससी, जिसे हिंदी में लोक लेखा समिति कहते हैं। दोस्तों, यह जो है संसद की समिति होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसमें जो है कुल जो है 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। यानी कि यह क्या है, जो है एक प्रकार से संसद के सदस्य समिति है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति जो है सबसे पुरानी समिति मानी जाती है, ठीक है। दोस्तों, अब इसका जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि दोस्तों यह जो है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। याद रखिएगा, ये जो लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी जो होती है दोस्तों, यह क्या, इसका काम क्या होता है कि जब जो संसद में इसको पेश किया जाता है राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा सीएजी की रिपोर्ट को, तो सीएजी की रिपोर्ट की कौन जांच करता है, पीएससी ही जांच करती है संसद में, ठीक है, संसद की ये समिति है और यही समिति जो है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है कि यह रिपोर्ट जो तैयार की गई है कि किस प्रकार की रिपोर्ट है, सही है या नहीं है या कुछ कमी है, तो ये जो है पीएससी इसकी जांच करती है। दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं
कि महालेखाकार। अब महालेखाकार दोस्तों क्या होते हैं, ठीक है, महालेखाकार का भी जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं अकाउंट से भी संबंधित होते हैं, ठीक है। देखिए महालेखाकार को हम लोग कहते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्या कहते हैं? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। अब इनका क्या काम है, जैसा कि हमने चर्चा किया था कि अलग अलग हो करने की बात की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वहाँ पे राज्यों के लिए सीएजी ही दोनों काम करती है, लेखांकन और लेखा परीक्षण, अकाउंट्स और ऑडिटिंग का। लेकिन मैंने ये बताया था भारत सरकार के लिए दोनों काम जो है सीएजी ही करती है, ठीक है। सीएजी नहीं, अलग अलग कार्य करते हैं सीएजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं है। याद रखिएगा जो सीजीए, ठीक है, सीजीए है, इसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह 1976 का जो संशोधन हुआ था उसी के अनुरूप इसको जो जोड़ा गया, ठीक है। तो इसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका आधार जो है अनुच्छेद 150 को माना गया है। आप और इसका आधार जो है अनुच्छेद जो है 150 को इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो एक जो 1976 का संशोधन हुआ था दोस्तों, उसी के तहत इसको एक तरह से इसको रूप दिया गया है। हालांकि इसका संविधान में कोई विवरण नहीं देखने को मिलता है। आधार आप जो आर्टिकल 150 है उसे आप मान सकते हैं, ठीक है। अब इनका क्या कार्य होता है सीजीए का दोस्तों? सीजीए का कार्य होता है कि भारत सरकार के लेखांकन का कार्य करना। यानी कि दोस्तों याद रखिएगा जो अकाउंटिंग होता है दोस्तों, अकाउंटिंग भारत सरकार का अकाउंटिंग कौन करता है? सीजीए करता है। महालेखाकार करते हैं कौन? महालेखाकार जो है ये जो लेखांकन का काम जो है, अकाउंटिंग का काम जो है सीजीए यानी कि महालेखाकार करते हैं। लेकिन राज्यों का जो है सीजीए ही करते हैं, चाहे वो ऑडिटिंग हो चाहे अकाउंटिंग हो। भारत सरकार की बात आ जाएगी तो यहाँ पे सीजीए करते हैं इनके लेखांकन का कार्य। और यदि ऑडिटिंग की बात आ जाए तो ऑडिटिंग कौन करेगा भारत सरकार के? तो भारत सरकार की ऑडिटिंग करेगा सीएजी, ठीक है। याद रखिएगा सीएजी जो है वो ऑडिटिंग करेंगे भारत सरकार के, लेकिन लेखांकन का काम जो है यह आपके सीजीए करेंगे, ठीक है, महालेखाकार। तो दोस्तों आपने देखा, और भारत के जो पहले सीजीए थे वह नरसिंह राव थे, ठीक। कौन थे? सॉरी, नरहरि राव थे। कौन थे? नरहरि राव थे भारत के पहले सीजीए, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी सीजीए के आपके सीएजी सीजीए के विषय में और पीएससी के विषय में ये क्या चीज़ें होती हैं। इन वीडियो को आप जरूर से एक बार देखिएगा, हो सकता है एक बार में न समझ में आए तो दोबारा से देखिएगा। इस पीडीएफ को आप नोट्स बना कर रख लीजिएगा। वैसे पीडीएफ मैं आपको बता दूं, पीडीएफ जो है कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन दोस्तों एक चैप्टर और समाप्त हो जाएगा इसमें, तो इस चैप्टर को मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो आपको दोनों पीडीएफ एक साथ मर्ज करके मैं आपको दूंगा। उसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से चार्ज लूँगा और उसका चार्ज होगा मात्र 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये। हर एक जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा उस चैप्टर का जो है आप लोगों से मैं यही लूँगा कि यदि पीडीएफ चाहिए तो आप 10 रुपये में इस पीडीएफ को आराम से ले सकते हैं, वरना आप वैसे भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। कोई आपको वो नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नहीं लीजिए ही लीजिए, ठीक है। आपको लेना होगा तो इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगी, ठीक है, महान्यायवादी की। उन दोनों पीडीएफ को मैं मर्ज कर दूंगा एक साथ। तो यदि आप लेना चाहें तो 10 रुपये मैं इसको रखूँगा, इसका चार्ज। वैसे कैसे लेना है ये मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो वो सबसे बेहतर होता है, ठीक है। वैसे मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको एक अच्छे तरीके से जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर दिया है। कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।